हेलो फ्रेंड्स। आज हम समझेंगे नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी इसको कहते हैं। नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन कैसे होता है, क्या इसके कारण होते हैं, कैसे इसकी रोकथाम की जा सकती है, वो सब अपन आज के वीडियो में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन इसकी डेफिनेशन से। इसकी डेफिनेशन है इन्फेक्शंस एक्वायर्ड बाय पेशेंट्स वाइल इन अ हॉस्पिटल और हेल्थ केयर फैसिलिटी नॉट प्रेजेंट ऑन इंक्यूबेटिंग एट द टाइम ऑफ एडमिशन। कि ऐसा इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल में एडमिशन होने के 48 आवर्स बाद में जो पेशेंट को अफेक्ट करे हॉस्पिटल एनवायरनमेंट से या फिर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ द्वारा इन्फेक्शन हो जाना पेशेंट को, वो होता है नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। और ये इन्फेक्शन पेशेंट को एडमिशन के टाइम पे नहीं होता, एडमिट होने के 48 आवर बाद में पेशेंट को ये इन्फेक्शन हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन और या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ठीक है। कॉमन टाइप्स ऑफ नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन, इसके कुछ कॉमन टाइप्स होते हैं जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, निमोनिया, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट के द्वारा इन्फेक्शन हो जाना, जैसे कैथेटराइजेशन के दौरान या फिर हॉस्पिटल के जो मतलब एनवायरनमेंट में जो अगर क्लीननेस ना हो वॉशरूम वगैरह में तो उस वजह से इन्फेक्शन हो जाना। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन मतलब सर्जरी होने के बाद जो इन्फेक्शन हो जाना। निमोनिया, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया हो जाना, वेंटिलेशन पे कोई पेशेंट है तो उस वजह से पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाना। ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन मतलब ब्लड रूट से के द्वारा पेशेंट को इन्फेक्शन लग जाना, जैसे सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। जब कोई बेड रिडन पेशेंट होता है या फिर जो ऐसा पेशेंट जो लॉन्ग टाइम से हॉस्पिटल में है तो उनको सेंट्रल लाइन अप्लाई की जाती है उनके ऊपर, तो उस सेंट्रल लाइन के थ्रू पेशेंट को इन्फेक्शन लग जाना। तो ये है इसके कॉमन टाइप्स। देन कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर। कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर में अपन देखते हैं कि पैथोजेंस, पैथोजेंस में बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एग्जाम्पल दिए गए हैं। इकोलाई है, स्टेफाइलोकोकस ऑरिस है, सुडोमोनाज है, ये सारे पैथोजेंस होते हैं, इनके थ्रू ये इन्फेक्शंस लग जाना। देन रिस्क फैक्टर में अगर देखें तो इन्वेसिव डिवाइस, इन्वेसिव डिवाइस जो बाहर से अपन पेशेंट को अप्लाई करते हैं, जैसे कैथेटराइजेशन है, वेंटिलेटर है, आरटी फीड ट्यूबिंग भी है। वीकेंड इम्यून सिस्टम, किसी पेशेंट का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, ऐसे पेशेंट को ज़्यादा रिस्क रहता है इस इन्फेक्शन का। पुअर हैंड हाइजीन, अगर हैंड हाइजीन प्रॉपर वे में नहीं है तो वो पेशेंट रिस्क फैक्टर में आते हैं। ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक, जिन्होंने एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज़ कर दिया हो, ये सारे जो होते हैं ये रिस्क फैक्टर में आते हैं। देन प्रिवेंशन की अगर अपन बात करें तो हैंड हाइजीन, सबसे पहले हैंड हाइजीन होनी चाहिए। वॉश हैंड फ्रिक्वेंटली विद सोप एंड वाटर और यूज़ एल्कोहल सैनिटाइजर, कि बार बार में अपन को हैंड वॉश करना चाहिए और एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का यूज़ करना चाहिए। देन स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, हॉस्पिटल के अंदर जितने भी काम में लिए जाए, पेशेंट साइड में जो भी इक्विपमेंट्स अपन काम में लेते हैं या फिर जो भी सरफेस होती है या फिर पेशेंट का जो बेड है, आस पास की जो चीज़ें हैं, उन सब का प्रॉपर स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन होना चाहिए। यूज़ पीपीई, पीपीई क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जिसके अंदर क्या क्या आते हैं? ग्लव्स, मास्क, गाउन्स एज नीडेड, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनका यूज़ करना चाहिए हॉस्पिटल में। एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए, कोई भी प्रोसीजर अगर अपन कर रहे हैं, कैथेटर इंसर्शन है या फिर आर्टिफी ट्यूबिंग है, आईवी कैनुलाइजेशन है, ये सारे क्या है एसेप्टिक टेक्निक्स के साथ अपन को करनी चाहिए। मॉनिटर एंड आइसोलेट, आइडेंटिफाई एंड आइसोलेट इन्फेक्टेड पेशेंट, ऐसे पेशेंट को आइडेंटिफाई करना जो इन्फेक्टेड है और उनको आइसोलेट करके रखना। एंटीबायोटिक स्टेवर्डशिप, यूज़ एंटीबायोटिक वाइजली, मतलब इसके अकॉर्डिंग अपन को एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। वैसे अपन हॉस्पिटल में डॉक्टर के प्रिस्क्राइब की हुई एंटीबायोटिक्स का ही यूज़ करते हैं। साइन एंड सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स की बात करें तो फीवर, चिल्स, रेडनेस, स्वेलिंग एट वुंड साइड, अगर सर्जिकल साइट इन्फेक्शन है तो पेशेंट को वुंड साइड पे स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, पेन भी होगा। कफ विद स्पूटम है, बर्निंग पेन ऑन यूरिनेशन, अगर यूटीआई इन्फेक्शन हो तो ड्यूरिंग यूरिनेशन पेन एंड बर्निंग सेंसेशन होना, फीवर आएगा इन्फेक्शन में।
देन मैनेजमेंट की बात करें तो आइडेंटिफाई पैथोजेंस। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पैथोजेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके लिए अपन कल्चर्स एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे। जैसे कल्चर्स में अपने ब्लड कल्चर कर लिया, ये एग्जांपल दे रही हूँ, यूरिन कल्चर है इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए। और भी कल्चर्स भेजे जा सकते हैं जिनसे अपन इन्फेक्शन का पता लगा सकते हैं। एंटीबायोटिक थेरेपी बेस्ड ऑन सेंसिटिविटी रिपोर्ट। सेंसिटिविटी रिपोर्ट के आधार पे अपन पेशेंट को एंटीबायोटिक थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, सपोर्टिव केयर देंगे पेशेंट को, मॉनिटर वाइटल्स करेंगे, मैनेज सिम्टम्स, और जो सिम्टम्स आ रहे हैं अपन उसको मैनेज करेंगे। की टेक वे फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स। नर्सिंग स्टूडेंट्स को कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। प्रिवेंट इन्फेक्शन स्प्रेड, इन्फेक्शन को फैलने से रोकना। तो स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन, प्रॉपर यूज़ ऑफ पीपीई, स्ट्रिक्टली हैंड हाइजीन करना है, प्रॉपरली यूज़ करना है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का, जैसे ग्लव्स, गाउन्स, ये सब चीज़ें। एजुकेट पेशेंट, पेशेंट को एजुकेट करना हाइजीन से लेकर पर्सनल हाइजीन, एनवायरमेंटल हाइजीन है, एंड साइंस ऑफ इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन के कोई साइन पेशेंट को है तो उसको बोलना है कि इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। मॉनिटर हाई रिस्क पेशेंट, ऐसे पेशेंट को मॉनिटर करना जो हाई रिस्क में आते हैं, मतलब ऐसे पेशेंट जिनका इम्यून वीक है या फिर जिनको सेंट्रल लाइन इंसर्शन हो रखा है, कैथेटराइजेशन है, ये सारे पेशेंट क्या हाई रिस्क वाले पेशेंट होते हैं। तो इनको रेगुलर चेक करना है और उन रेगुलर चेक करके उनको जो भी मेडिसिन्स वगैरह है या फिर जो भी ट्रीटमेंट है उसको हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, थैंक यू। लाइक एंड फॉलो माय चैनल। आई होप आप लोगों को ये समझ आया हो। थैंक यू।